हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए एक इस टाइप का कोर्स लेके आया हूं जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर हम ढेर सारे एमसीक्यूज देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हाँ, लेकिन शुरुआत से ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे, काफ़ी डेप्थ में कवर करेंगे। और जो मुझे लगता है कि यहाँ प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैं आप लोगों के लिए क्या टॉपिक लाया हूं, जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो देखिए, मैं आपको बेसिक्स बताता चलता हूं कि जब भी हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि दैट द origin and evolution of earth is not an isolated event because our earth is also the part of universe। हमारी जो अर्थ है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो इसलिए भगवान ने जब अर्थ को बनाया होगा तो कब बनाया होगा, जब सारे प्लैनेट्स का क्रिएशन हो रहा होगा तब हमारी अर्थ भी बन गई थी। तो जब भी हमको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को पढ़ना रहता है तो उसको पहले हमको क्या देखना पड़ता है, उसके पहले हमें देखना पड़ता है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हम पढ़ते हैं, उसके पहले हम अर्थ से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, फैमिलियर। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो आप शेप ऑफ अर्थ क्या बताएंगे? क्या अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अर्थ पोल्स पे कैसी है, फ्लैट है, और इक्वेटर पे थोड़ी सी कैसी है, बल्ज आउट है। तो द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल, और जिसको हम बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ इज अर्थ लाइक। अर्थ किसके जैसी है? अर्थ के जैसी है। स्फेरॉइड है, लाइक एन ऑरेंज है। अब अगर मैं पूछता हूं कि अर्थ जियोइड क्यों है, अर्थ इक्वेटर पे बल्ज आउट क्यों है, पोल्स पे फ्लैट क्यों है, तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसके कारण एक आउटर फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण अर्थ हमारी इक्वेटर पे क्या है, बल्ज आउट है, और पोल्स पे क्या है, हमारी अर्थ फ्लैटन है। सो अर्थ इज जियोइड और स्फेरॉइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी सोलर सिस्टम में हम देखेंगे अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो बच्चों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अब आगे चलते हैं। जब भी मैंने बताया कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हम अर्थ की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वी डू नॉट नो हाउ द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड, how the universe has originated, but what we know that the earth is part of solar system and our solar system is part of that universe। तो जब यूनिवर्स बन रहा था तब हमारी अर्थ का भी क्रिएशन हो गया। बट वन थिंग we know that the earth has layered structure। अर्थ में क्या है? कोर है, ये इनर कोर है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आउटर कोर है, फिर यहाँ पर ये मेंटल है, और उसके बाद मेंटल के बाद सबसे बाहरी क्रस्ट का क्या नाम है? क्रस्ट। तो हमारी अर्थ में क्या है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमको देखने को मिलता है। फिर हमारी अर्थ में कुछ ऐसी यूनिक कंडीशन है जिसके कारण अर्थ पर क्या पॉसिबल होती है? लाइफ। बिकॉज आवर अर्थ हैज एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तो क्या दूसरे प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं है? आंसर इज नो। आंसर इज यस। दूसरे प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स में भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन वहां पर इस आइडियल कंडीशन में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है ताकि लाइफ पॉसिबल हो पाए। लाइक हमारी अर्थ में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गॉन है 0.93%, CO2 है 0.03%। तो ये जो एक कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, ये इस लाइफ को पॉसिबल करती है। अदरवाइज एटमॉस्फेयर तो सन के ऊपर भी है, बट सन का जो एटमॉस्फेयर है वो मोर और लेस किससे बना हुआ होगा? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन है, हीलियम से। जुपिटर के ऊपर भी बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। जुपिटर के ऊपर इतना थिक एटमॉस्फेयर है कि जुपिटर का हमको कोर दिखाई ही नहीं देता है। नेपच्यून पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। तो जो भी गैसेस प्लैनेट है उन सब के पास एक थिक एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो सारा का सारा जो थिक एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को सस्टेन नहीं करवा पाता है, क्योंकि वहां पर जो गैसेस का कंपोजिशन है वो अर्थ के जितना आइडियल नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं और फटाफट समझते चलते हैं। अब जब भी मैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से ओरिजिन को लेकर हमारे पास मेनली 2 से 3 थ्योरी हैं। पहले कुछ अर्लियर थ्योरीज भी थी जिनको हम आज स्टडी नहीं करते हैं, बट हम जो आज हमारे लेक्चर में समझेंगे केवल 2 थ्योरीज समझेंगे, जिसका एक का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत एंड लेटर रिवाइज्ड बाय लैप्स। और दूसरी थ्योरी जो हम समझेंगे जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली थ्योरीज कौन सी थी हमारी? जिसका नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी, अब कोई भी थ्योरी के ऊपर जब भी इंप्रूवमेंट आता है, नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद कौन सी आ गई? बिग बैंग। इट मीन्स समथिंग वॉज रॉन्ग विद द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में कोई ना कोई गलती थी, जिस गलती के कारण हमें उस पर इंप्रूवमेंट करके बिग बैंग लाना पड़ा। अब अगर गलती थी तो फिर इस थ्योरी को हम आज भी क्यों पढ़ रहे हैं?
रीजन बीइंग, क्योंकि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो अर्थ का डेंसिटी डिफरेंशिएशन बताती है। डेंसिटी डिफरेंशिएशन मतलब दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। अर्थ में कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, तो ये सारी लेयर्स के बारे में कौन बताता है? नेबुलर हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली नेबुलर हाइपोथेसिस जो लेयर्स हैं वो इस टाइप से नहीं बताती है कि कोर है, मेंटल है या क्रस्ट है, वो ये बताती है कि जो भी डेंसर मिनरल्स थे वो टुवर्ड्स द सेंटर गए और जो भी लाइटर मिनरल्स थे वो टुवर्ड्स द क्रस्ट आ गए थे। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ये दी किसने? उसका सबसे पहले नाम याद रखना रहता हमको, किसने दिए? इमैनुअल कांत ने। और बाद में इसको एक मैथमेटिशियन जिसका क्या नाम था? लैप्स, उसने क्या करा? इस थ्योरी पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करे और इसको रिवाइज किया। तो याद रखना है इमैनुअल कांत कौन था? एक जर्मन फिलोसोफर था। कौन था? एक जर्मन फिलोसोफर था। अब जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है वो क्या बताती है? सो दिस नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी टॉक्स अबाउट नेबुला। वो किसके बारे में बात करती है? नेबुला के बारे में बात करती है। नेबुला मतलब क्या होता है? नेबुला मीन्स अ क्लाउड। क्लाउड है तो क्लाउड किससे बना रहता है? क्लाउड बना रहता है डस्ट से, गैसेस से, राइट, आइसी बॉडीज से, छोटे छोटे रॉक से। सो नेबुला मीन्स अ क्लाउड विच वॉज शेपलेस। ये थ्योरी बताती है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक क्लाउड के फॉर्म में था जिसको बोला जाता है नेबुला। इट मीन्स अ क्लाउड विच वॉज शेपलेस। इनिशियली दिस क्लाउड वॉज हॉट एंड स्टेशनरी। पहले वो क्लाउड कैसा हुआ करता था? हॉट एंड स्टेशनरी। यहां पर ये दिया हुआ है, इनिशियली दैट क्लाउड वॉज हॉट एंड स्टेशनरी एंड दैट सडनली इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब रोटेशन का कौन सा फोर्स है ये थ्योरी इस बारे में बात नहीं करती है, बट इट सेज सडनली दिस क्लाउड स्टार्ट्स रोटेटिंग। और यूनिवर्स में जब भी कोई बॉडी रोटेट करना शुरू होती है तो उस पे लगना शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई? यूनिवर्स में मान लो दो बॉडी एग्जिस्ट करती है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये पेन है, एक मेरा हाथ है, एक ये पेन है। अब इनमें से जो ज्यादा भारी बॉडी होगी, जिसका मास ज्यादा होगा, जो ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बॉडी अपने से कम ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये पेन इस बॉडी से जाके कोलाइड कर जाएगा। लेकिन जब ये पेन इस बॉडी से कोलाइड करेगा तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी जिसके कारण ये पेन मेल्ट करके इस बॉडी का ही पार्ट बन जाएगा। तो ये थ्योरी ऐसा ही कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसको एक बार हम ब्लैंक स्लाइड पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है उसे मैं यहां बताता हूं। बिल्कुल, नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी है हमारी, ओके, तो दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट नेबुला विच वाज हॉट एंड स्टेशनरी। अब ये बात करती है क्लाउड की, जिसको हम बोलते हैं नेबुला। अब क्लाउड किससे बना था? डस्ट से बना था, राइट, गैसेस से बना था, ओके, आईसी बॉडीज से बना था। अब डस्ट की अगर मैं बात करूं तो डस्ट क्या है भाई? रॉक किससे बनता है? डस्ट से ही बनता है। अगर रॉक को आप बारीक पीस दोगे, ग्राइंड कर दोगे, तो वो भी तो डस्ट बन जाएगा। तो मान लो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, अगर ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास आएंगे तो धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल किस में बनने लग जाएंगे? छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये रॉक्स और बड़े होते जाएंगे तो ये क्या बनते जाएंगे? बोल्डर्स बनते जाएंगे। फिर ये बोल्डर्स और बड़े होते जाएंगे तो ये एस्टेरॉइड्स का फॉर्म लेते जाएंगे, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। फिर एस्टेरॉइड और बड़े होते जाएंगे तो प्लैनेट के जस्ट पहले की स्टेज है उसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और फाइनली प्लैनेटेसिमल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे सारी बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही है, एक्रीट हो रही है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशनरी प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्रीशनरी प्रोसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो किसके बारे में बताती है? एक्रीशनरी प्रोसेस के बारे में। और एक्रीशनरी प्रोसेस से कैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स में प्लैनेट्स बन गए। अगर प्लैनेट्स बन गए तो स्टार कैसे बन गए? अगर कोई बॉडी हाइड्रोजन के कंबाइंड होने से, हाइड्रोजन के एक्रीट होने से बनी है तो उसमें बाद में इग्निशन हो गया और वो क्या बन गया? स्टार बन गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमने पूरी नेबुलर हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करी। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्रीशनरी प्रोसेस। मैंने आपको बताया एक्रीशनरी प्रोसेस मतलब अ बॉडी विद अ लार्जर मास अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ स्मॉलर मास, यही होता है बिल्कुल। और यही एक्रीशनरी प्रोसेस एक्सप्लेन करती है कि अर्थ में लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना। भाई अर्थ में कितनी लेयर है? हम लोगों ने पहले ही देखा था। अर्थ में कितनी लेयर है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अर्थ में 3 लेयर है। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, बीच वाली मेंटल और फिर कोर। कोर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब नेबुलर हाइपोथेसिस बात करती है कि अर्थ चीज़ों के टकराने से बनी है। अगर अर्थ चीज़ों के टकराने से बनी है और टकराने के बाद इतना ज़्यादा हीट, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता था कि जो भी हैवियर मेटल्स थे वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द सेंटर। और लाइटर वंस कहाँ गए? टुवर्ड्स द क्रस्ट। ऐसे ही होता है कि अगर आप पानी में
पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल हमेशा फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का जो मास है वो कम होता है कंपेयर टू पानी, बिकॉज पेट्रोल इज लेस डेंस देन दैट ऑफ वाटर। तो जो भी डेंसर मिनरल्स थे वो हमेशा कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो हमारी कोर है उसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? निकेल एंड आयरन वाले मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो सबसे हैवीएस्ट है, और क्रस्ट पे सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो कि लाइटर माने जाते हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक अ क्लाउड विच वॉज शेपलेस। यहाँ पर मैंने और कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, देखो ये पूरी थ्योरी यहाँ पर दिखाई दे रही है किस टाइप से वर्क करती है। सबसे पहले ये किसके बारे में बात कर रहा है? दिस इज नेबुला। नेबुला का मतलब होता है, हमने समझ लिया, क्लाउड। क्लाउड वॉज शेपलेस, सडनली इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ओके, रोटेशन के कारण उसमें कौन सी प्रोसेस लग गई? तो आप बोलोगे एक्रीशनरी प्रोसेस। और एक्रीशनरी के प्रोसेस के कारण सारी चीजें इकट्ठी होना शुरू हो गई और धीरे धीरे किसका जन्म होना शुरू हो गया? प्लैनेट्स का। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, यस, ये प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए और धीरे धीरे प्लैनेट्स किस में कन्वर्ट होने लग गए? पूरे एक प्रॉपर सिस्टम में। और सन बीच में आ गया। सन भी एक टाइप का प्लैनेट है, पर वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर सन का मास ज़्यादा है तो अर्थ उसमें गिर क्यों नहीं जाती है? तो भगवान ने एक रूल और बनाया है कि अगर आपको किसी भी बड़ी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है उसमें गिरने से बचना है तो आप उसके अराउंड क्या करो? रिवॉल्व करो। तो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, दैट्स वाई अर्थ क्या है? सर्वाइव कर पा रही है और सन के अंदर गिर नहीं रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। पर ये नेबुलर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया था साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, और उन्होंने बोला था कि हम ऐसे कोई क्लाउड पे बिलीव नहीं करते हैं। अब नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बोला गया कि भाई ये थ्योरी पे क्लाउड ऐसा कुछ नहीं था, नेबुला वी डोंट ट्रस्ट यू। उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसका क्या नाम था? बिग बैंग थ्योरी। जिसका क्या नाम था? बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी किसने दी? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, बिग बैंग थ्योरी किसी एक आदमी ने नहीं दी, बिकॉज इट इज सीरीज ऑफ थ्योरी। ये कैसी है? सीरीज ऑफ थ्योरी है। मतलब ये एक बार देना शुरू हुई तो धीरे धीरे इस पे सब लोगों ने क्या करते गए? इंप्रूवमेंट करते गए। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो थ्योरी दी किसने? जॉर्ज लेमेटायर, ही वॉज अ फ्रेंच। फिर उस पर इंप्रूवमेंट करा गैमेनॉर, ही वॉज अ रशियन। और फाइनली उसमें सबसे जो बेस्ट इंप्रूवमेंट करा उसका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल वॉज एन अमेरिकन। अब ये इसका नाम क्यों याद रखा जाता है? बिकॉज ही प्रूव्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। इसलिए बिग बैंग थ्योरी का एक और नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, बिकॉज एडविन हबल हु वाज एन अमेरिकन प्रूव्स दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग। अब बात करें नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे, बात करें अपन बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अब नाम से ही पता चलता है बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है। बिग बैंग थ्योरी बात कर रही है किसी बहुत बड़े धमाके की। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। सो थ्योरी रिलेटेड टू द बिग बैंग इज बिग बैंग थ्योरी। तो देख लेते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या बात करती है। भाई बिग बैंग थ्योरी बताती है कि पहले जो पूरा का पूरा यूनिवर्स था और पूरे के पूरे यूनिवर्स का जो मास था वो एक टाइनी बॉल में कंसंट्रेटेड था। टाइनी बॉल मतलब कितनी छोटी? पूरा का पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी बहुत ज़्यादा छोटी एक बॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था। अब वो बॉल के अंदर पूरा यूनिवर्स कॉन्सेंट्रेटेड था, दैट इज टाइनी बॉल। सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं उसको, कि एटम में तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन वो बॉल इतनी छोटी थी कि उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। पूरा यूनिवर्स का मास उस छोटी सी बॉल में था, तो वो बॉल होगी कैसी? बताओ, अगर वो बॉल में पूरा का पूरा यूनिवर्स का मास होगा, ऐसा ये लोग मानते हैं थ्योरी वाले, तो बॉल कैसी थी? इट वॉज अनइमेजिनेबली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी थी, क्योंकि उसको क्या बोलते थे? टाइनी बॉल या फिर सिंगुलैरिटी। उसका टेम्परेचर कैसा होगा? सारे के सारे स्टार्स जो आज हमको देखने को मिलते हैं सब उस टाइनी बॉल में थे, तो उसका टेम्परेचर था इनफाइनाइट टेम्परेचर। उसकी डेंसिटी कैसी होगी? पूरा यूनिवर्स उस बॉल से निकला था विद इनफाइनाइट डेंसिटी। सो द बिग बैंग थ्योरी टॉक्स अबाउट अ टाइनी बॉल विद अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। फिर क्या हुआ? सडनली अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो इस टाइनी बॉल में क्या हो गया? एक्सप्लोजन। क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। अब टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ तो जो भी उसमें मैटर था, जो भी उसमें मास था, वो दूर दूर जाके फैलना स्टार्ट हो गया, और इस प्रकार से हमारा यूनिवर्स क्या हो गया? धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गया और चीजें दूर दूर तक फैल गई। अब जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होगा, दूर दूर तक फैलेगा, तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? रिड्यूस। और जब टेम्परेचर 4500 केल्विन पे आया तब फर्स्ट एटम के बनने की शुरुआत हुई, एंड विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर रिड्यूस ड्रेस्टिकली, और जिसके कारण किसका शुरुआत हो गई? लार्ज स्केल पे एटॉमिक मैटर के
फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। विद इन फर्स्ट 3 मिनट, पहले 3 मिनट में क्या हुआ, फर्स्ट एटम बनना शुरू हो गया और 3 लाख सालों में धीरे धीरे टेम्परेचर कितना हो गया, अराउंड 4500 केल्विन, जिसके कारण क्या हुआ, लार्ज स्केल पे एटॉमिक मैटर के बनने की शुरुआत हो गई। तो यही थ्योरी थी जिसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले टाइनी बॉल थी, बट अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इसमें एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण मैटर दूर दूर जाने लगा। अब ये जो आपको क्या कहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है, ये गैलेक्सीज हैं। एंड व्हाट आर गैलेक्सी, गैलेक्सी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार, एक एक गैलेक्सी में क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार हैं। अब एक्सप्लोजन जब हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ इस टाइनी बॉल में से, ये जो टाइनी बॉल थी इसमें से एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। तो गैलेक्सीज खुद भी बड़ी हो रही हैं, प्लस गैलेक्सीज आपस में भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। इसलिए इस थ्योरी का एक और नाम क्या है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओहो, यहाँ पर तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे क्वेश्चंस ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने इसको पीडीएफ में बनाया हुआ है। क्वेश्चंस को हम पीडीएफ में देखने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चंस को हम लोग पीडीएफ में देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आया हुआ हूं। यहाँ पर ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। जो थ्योरी मैंने कराई है उस पर क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। पीडीएफ में थोड़ा सा लुक्स चेंज हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सभी लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर विजिबल होंगे प्रॉपर तरीके से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सारे क्वेश्चंस मैंने किसके हिसाब से फ्रेम करें, यूपीएससी सीएससी के लिए फ्रेम करे हैं, लेकिन आप अगर अदर एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सपांशन क्रिएटेड बाय बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। जो एक्सपांशन हुआ था बिग बैंग में क्या आज भी हो रहा है? यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा एडविन हबल ने ये चीज प्रूफ कर दी थी, द एक्सपांशन क्रिएटेड बाय बिग बैंग कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इसलिए इस थ्योरी को बोला जाता है एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो। सून आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के जस्ट बाद, द यूनिवर्स बिकेम हाईली ओपेक। क्या बोल रहा है, ओपेक। यूनिवर्स ओपेक हो गया था या ट्रांसपेरेंट? अरे बिग बैंग के बाद तो यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 ही हमारा गलत हो गया। पर आगे भी पढ़ते हैं। एंड टेम्परेचर स्टार्टेड, जब बिग बैंग के बाद टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया था, हमने देखा था रिड्यूस होना शुरू हो गया था, तो टेम्परेचर स्टार्टेड रिड्यूसिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट में तो क्या है, दो गलतियां देखने को मिल रही हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, टिल द एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका क्या नाम है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा सोलर सिस्टम। तो इसको भी अपन स्लाइड्स के थ्रू पढ़ते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्वेश्चंस जब आएंगे तब अपन फिर इस स्लाइड पे लौट के आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसका क्या नाम है, सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम को देख लेते हैं जल्दी से। यस, ओके। देखो, जब भी हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। सोलर सिस्टम में हम लोगों को 6th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले तो दिया हुआ है इसके बारे में, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। सोलर सिस्टम का जल्दी से ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 सन, एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, एनसीईआरटी बोलती है 63 या 65 मून्स, बट ये नंबर आई थिंक चेंज हो चुका है। 65 मून से ज़्यादा तो जुपिटर के ही पास है, बट एनसीईआरटी ऐसे ही बोलती है। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 सन, 8 प्लैनेट्स एंड 63 या 65 मून्स। अब हमारे सोलर सिस्टम में
ध्यान से देखना, एक ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है, इसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके जो अंदर प्लैनेट है बिटवीन सन एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट, जो प्लैनेट्स हैं, ये जो 4 प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर प्लैनेट्स। या फिर इनका एक और नाम इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल मतलब ये सारे हार्ड हैं, अर्थ के जैसे हैं, सारे के सारे हार्ड हैं, रॉक से बने हुए हैं, अर्थ लाइक हैं सारे के सारे। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, साइज कैसा है इनका, तो आप बोलोगे स्मॉल साइज। अब अगर इनका साइज छोटा है तो इनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, वीक होगा, कम होगा, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, वीक होगा। ये सन के नियरर हैं, नियरर टू द सन है, राइट, सारे के सारे। क्या इन सब के पास एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, देखा जाए मर्क्यूरी के पास नेग्लिजिबल है, वीनस के पास नेग्लिजिबल है, अर्थ के पास बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, मार्स के पास भी नेग्लिजिबल है। तो इनके पास क्या है, अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन कैसा एटमॉस्फेयर है, थिन एटमॉस्फेयर है इनके पास। नंबर ऑफ मून्स कैसे हैं इनके पास, वेरी लेस मून्स है इनके पास। मून कैसे, नंबर ऑफ मून कैसे, लेस मून है। मर्क्यूरी के पास कोई मून है, नहीं है। वीनस के पास कोई मून है, नहीं है। अर्थ के पास है, हाँ 1 है। मार्स के पास है, हाँ 2 है। तो ये कौन से थे, हमारे इनर प्लैनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो बाहर के प्लैनेट्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कैसे हैं, आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स या फिर इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन मतलब जुपिटर के जैसे हैं, जुपिटर लाइक हैं, सारे जुपिटर नहीं है, जुपिटर के जैसे हैं। अब जुपिटर खुद कैसा है, जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, तो इन प्लैनेट्स को हम और क्या बोल देते हैं, जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट भी बोल देते हैं। अब अगर आप इनको देखोगे तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा था इनर प्लैनेट्स का साइज स्मॉल था, लेकिन इन लोगों का साइज कैसा है, काफी लार्ज साइज है। ये नियरर टू द सन है क्या, नहीं, ये तो फार्दर फ्रॉम द सन है। अगर इनका साइज बड़ा है तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, काफी स्ट्रांग होगा। तो अगर स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो क्या इनका एटमॉस्फेयर इनके पास से दूर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इनके पास कैसा है, काफी थिक एटमॉस्फेयर है। कैसा एटमॉस्फेयर है, थिक एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण इनको गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है। ये चीज समझ में आ रही। अगर मैं नंबर ऑफ मून्स की बात करूं तो इनके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स रहते हैं, सभी के सबके पास क्या रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मून्स। लार्ज नंबर ऑफ मून्स रहते हैं, सबके पास मून की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। सारे के सारे प्लैनेट्स के अराउंड क्या देखने को मिलती है, रिंग्स देखने को मिलती है। रिंग्स मतलब सैटर्न के अराउंड यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, सैटर्न के अराउंड ये सब क्या दिखाई दे रही है, आप बोलोगे रिंग्स। तो क्या रिंग्स सिर्फ सैटर्न के अराउंड है, नहीं, जुपिटर के पास भी रिंग्स है, यूरेनस के पास भी रिंग्स है, नेपच्यून के पास भी रिंग्स है। तो आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। ये चीजें समझ में आई। तो मैंने जल्दी से आपको सोलर सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। अब आगे चलते हैं, सोलर सिस्टम को देखते हैं, आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि भाई 8 प्लैनेट हैं, पर एक समय हुआ करता था जब नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हुआ करते थे, 9। तो फिर समस्या क्या आई कि प्लूटो को प्लैनेट स्टेटस से हटा दिया गया। व्हाई प्लूटो वाज स्ट्रिप्ड हुड ऑफ इट्स प्लैनेट स्टेटस इन 2006, 2006 में, इन 2006 बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लूटो वॉज स्ट्रिप्ड हुड ऑफ इट्स प्लैनेट स्टेटस। प्लूटो को अपने प्लैनेट स्टेटस से जो है वो हटा दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लूटो को अपने प्लैनेट स्टेटस से हटा दिया था, तो उसका मैं आप लोगों को एक सिंपल रीजन बता देता हूं। अगर प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी है। फॉर एनी बॉडी टू बी कॉल्ड एज प्लैनेट्स 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। कौन सी 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। वो किसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, रिवॉल्व अराउंड द सन। तो क्या प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है? हाँ करता है, मगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी प्लूटो को हम प्लैनेट बोलेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि उस प्लैनेट के पास अपना ऑर्बिट होना चाहिए। क्या प्लूटो के पास अपना ऑर्बिट था जिसमें वो सन के अराउंड घूमता था? हाँ था, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। अब तीसरी कंडीशन जो थी जिसमें प्लूटो फेल कर गया वो क्या थी कि उस प्लैनेट के ऑर्बिट में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होना चाहिए, उसी प्लैनेट का। अब इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स उसी प्लैनेट का होना चाहिए। भाई मान लो
कोई भी बॉडी है अगर वो अर्थ के ऑर्बिट में आई तो हमेशा अर्थ ही उसको अट्रैक्ट करेगी, अगर वो जुपिटर के ऑर्बिट में आई तो हमेशा जुपिटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खींच लेगा, अगर वो सैटर्न के ऑर्बिट में आई तो सैटर्न ही उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऑर्बिट में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स उसी प्लैनेट का होना चाहिए। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पर प्लूटो फेल कर जाता है, क्योंकि प्लूटो के ऑर्बिट में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कई बार कौन लगा देता था, उसका नेबर, जिसका क्या नाम था, नेपच्यून। सो दैट्स व्हाई प्लूटो वाज स्ट्रिप्ड होड ऑफ इट्स प्लैनेट स्टेटस, बट चूंकि वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर प्लूटो वाज डिक्लेयर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ध्यान रखना है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। एनसीईआरटी 6 क्लास में डायग्राम में दिया हुआ, ध्यान से देखो, ये प्लूटो है, प्लूटो का जो ऑर्बिट है उसको किसने क्रॉस कर दिया, नेपच्यून ने। तो इस पॉइंट पे अगर कोई भी बॉडी आएगी तो उसको नेपच्यून अपनी तरफ खींच लेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, पीडीएफ में ही देखना पड़ेंगे क्वेश्चंस तो हम लोगों को। ओके, हाँ ये आ गए क्वेश्चंस। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फॉर अ प्लैनेट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। फॉर अ प्लैनेट, कॉमेट और एस्टेरॉयड मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, विच इज द पॉइंट वेयर इट कम्स क्लोजेस्ट टू द सन। देखिए कोई भी चीज है अगर वो सन के अराउंड ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इस पॉइंट पे जब वो प्लेनेट रहेगा तो सन से सबसे ज्यादा दूर रहेगा, फारदेस्ट रहेगा, राइट। और अगर इस पॉइंट पे रहेगा तो सबसे नियरर टू द सन रहेगा, क्योंकि एवरी बॉडी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो जो भी बॉडी दूर रहेगी उसको हमेशा बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। सबसे दूर वाली को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर पोजिशन, और सबसे पास वाली को क्या बोलते हैं, अगर वो यहां रहेगा तो बोलेंगे पेरी सेंटर वाली पोजिशन। ठीक है, अगर मून हमारी अर्थ के सबसे पास रहता है तो हम क्या बोलते हैं, पेरीजी, मून सबसे पास है। एपीजी मतलब मून अर्थ से सबसे दूर है। तो जब भी अर्थ सन के सबसे पास आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेरी सेंटर वाली पोजीशन पे, और जब सन से सबसे दूर जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। तो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर अ प्लैनेट, कॉमेट और एस्टेरॉयड मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, विच इज द पॉइंट एट वेयर इट कम्स क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे पास रहेगा तो क्या बोलेंगे, पेरी। पी मतलब पास होता है, तो पेरी को आपको ऐसे याद रखना, पास है इसलिए पी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज पेरी सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द रिंग्स अराउंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू द रिंग्स अराउंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस लार्जली कंटेन्स। जो रिंग्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो भाई जो रिंग्स हैं वो रिंग्स कुछ नहीं होते हैं, रिंग्स किससे बने हुए होते हैं, उसमें डस्ट रहती है, उसमें गैसेज रहती हैं, उसमें आईसी बॉडीज रहती हैं, ठीक है, उसमें रॉक्स रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, रॉक्स रहते हैं। और हो सकता है ये रिंग्स एक समय प्लैनेट बन जाए या मून बन जाए उस प्लैनेट का। क्यों, क्योंकि रिंग्स हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बहुत सारी डस्ट गैसेज है, एक्रीशनरी प्रोसेस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मून में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट डू द रिंग्स अराउंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस लार्जली कंटेन्स, व्हाइट ड्वार्फ फ्लक्स, मुझे नहीं पता ये क्या है, वैसे ये सन से रिलेटेड होता है। आईसी डस्ट, लार्ज रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लैनेट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे, बट मैं आगे भी पढ़ूंगा। कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, हाँ कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, लेकिन लिख रहा है ओनली, क्या सिर्फ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स होते हैं रिंग में, नहीं, उसमें आईसी डस्ट भी होती है, लार्ज रॉक्स भी होते हैं, मून्स भी होते हैं। सैटेलाइट ऑफ दीज प्लैनेट्स ओनली, ओनली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज आईसी बॉडीज, लार्ज रॉक्स एंड मून्स ऑफ द प्लैनेट। ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है, ये प्लैनेट के अराउंड ये क्या दिखाई दे रही है, उसकी रिंग्स दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो रिंग्स कैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर सिस्टम पे, सोलर सिस्टम को हम कर चुके हैं, सोलर सिस्टम को हम कर चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, ऑल प्लैनेट्स बिटवीन द अर्थ एंड सन इन अवर सोलर सिस्टम कंटेन्स वोल्केनो। हमारे सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट्स हैं, तो सबसे पहले सन और अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं Hg से डिनोट करते हैं, तो मर्क्यूरी है, फिर है वीनस है, और फिर तो हमारी अर्थ आ जाती है। तो क्या इन दोनों पे भी वॉल्केनोज हैं, तो यस, दीज प्लैनेट्स ऑल्सो कंटेन्स वॉल्केनोज। तो आपको ध्यान रखना है, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, देयर इज एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एज वेल एज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। क्या दूसरे प्लैनेट्स पे हमारी अर्थ को छोड़कर भी
आइस और वाटर के एविडेंसेस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के हैं। The terrestrial and Jovian planets are largely differentiated on the basis of loss of atmosphere from the former मतलब जो पहले वाला था, that is terrestrial planet. Which of the following characteristics of terrestrial planets enable this loss of atmosphere? क्या बोल रहा है कि भाई loss of atmosphere हो गया terrestrial planet में, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो भाई हम लोगों ने पहले भी समझा था, terrestrial planets मतलब inner planets जो सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है, उनका साइज़ काफ़ी छोटा है। अगर उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, उनका स्मॉल साइज़ है, उनका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा? तो आप बोलोगे वीक रहेगा। अगर वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या वो अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। दूसरा रीज़न था कि वो सन के कैसे थे, काफ़ी नियरर टू द सन थे। नियरर टू द सन होने के कारण सोलर विंड्स काफ़ी इंटेंस हुआ करती थी, तो सोलर विंड्स ने भी उनके एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया? ब्लो ऑफ कर दिया। तो यही स्टेटमेंट वो पूछ रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एनेबल दिस लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर? देयर लार्ज साइज एज कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स। क्या इनर प्लैनेट का साइज लार्ज था जोवियन प्लैनेट से? सबसे पहले तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन चला गया। सेकंड देखते हैं, देयर नियरनेस टू द सन, यस वो सन के काफी पास थे, जिसके कारण सोलर विंड्स ने उनके एटमॉस्फेयर को ब्लो ऑफ कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। लेकिन मैंने बार बार बताया कि एक बार ये जरूर पढ़ लिया करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट की जगह कई बार वो पूछ सकता है इनकरेक्ट। अगर वो इनकरेक्ट पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाता 1 इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाता ए, दैट इज 1 ओनली। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कई बार हमारा आंसर गलत करा देती हैं। यहाँ पर डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सन के काफी पास हैं और इनका साइज छोटा है, जिसके कारण इनका एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोलर स्पॉट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर दिया हुआ है? सोलर स्पॉट्स पे। सो ये सोलर स्पॉट्स होते क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। द साइकिल ऑफ सोलर स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑन अर्थ बाय लीडिंग टू। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखो आप, ये जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये काले काले डॉट्स, ये सारे काले काले जो डार्कनेस दिख रही है सन के ऊपर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं सोलर स्पॉट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सोलर स्पॉट्स। अब ये सोलर स्पॉट कब आते हैं सन के ऊपर? भाई क्या होता है, कई बार सन पे जैसे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होंगे तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अब जब ये पोर्शन ब्राइट हो गया बीच वाला, तो उसके कंपैरिजन में ये वाले पोर्शन कैसे दिखाई देने लगते हैं? डार्कर। तो जब सन पे ज्यादा एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर ज्यादा सोलर स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं। तो अगर सोलर स्पॉट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट कम आएगी या हीट कम आएगी, सोलर स्पॉट ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, जिसके कारण नियर बाय सोलर एरिया हमको कैसा दिखाई दे रहा है? कंपेरेटिवली डार्कर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सोलर स्पॉट्स के कारण क्या होता है? कैन सिग्निफिकेंटली लीड टू चेंज इन सोलर आउटपुट। बिल्कुल, सोलर आउटपुट कम और ज्यादा हो सकता है सोलर स्पॉट के कारण, बिल्कुल सही है। रिवर्सल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अरे सोलर आउटपुट तो डे टू डे फिनोमिना है, ये तो क्या है? डे टू डे फिनोमिना है, वहां पर तो रोज ऐसा होता है, सोलर स्पॉट्स आते हैं जाते हैं, पर क्या हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है? आंसर इज क्लियरली नो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब बस क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स डू नॉट हैव सैटेलाइट ऑफ देयर ओन। क्या मर्क्यूरी, वीनस और मार्स के पास सैटेलाइट नहीं है? बिल्कुल गलत है। मर्क्यूरी के पास नहीं है, बिल्कुल सही। वीनस के पास नहीं है, बिल्कुल सही। बट मार्स के पास 2 सैटेलाइट है और अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। तो जहां जहां 1 है मैं हटा देता हूं, ए हट गया, डी हट गया। अब देखते हैं, वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ओनली ड्यूरिंग द सनसेट। क्या वीनस को सिर्फ और सिर्फ सनसेट के टाइम देखा जा सकता है? नहीं, वीनस को सनराइज के टाइम भी देखा जा सकता है, क्योंकि वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो ये ओनली वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत। हाँ, अगर ये ओनली मान लो नहीं होता, अब स्टेटमेंट रीड करो, वीनस कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग सनसेट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बोला सिर्फ सनसेट तो गलत है, तो हमारा 2 भी गलत हो जाएगा। तो हम बी को भी एलिमिनेट कर देते हैं।
हैं, तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है 3 ओनली, बट थर्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अब चूंकि ऑप्शन ही नहीं बचा है, आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पर फिर भी मैं बता दूं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं जिनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, जो जुपिटर के जैसे हैं, जो गैस प्लैनेट है, उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और सैटर्न की डेंसिटी वाटर से भी कम है। तो अगर मैं सैटर्न को पानी के बर्तन में रख दूंगा तो शायद सैटर्न तैरेगा, अगर मैं इतना बड़ा बर्तन बना पाया तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है एजवर्थ क्यूपर बेल्ट की। तो अभी क्यूपर बेल्ट क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे डायग्राम में दिखा देता हूं। ये 4 प्लैनेट के बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आते हैं आउटर प्लैनेट्स और फिर क्या आता है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट क्या है? ये प्लैनेट के बाहर जो आईसी बॉडीज है, डस्ट है, गैसेज है, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के बाद और बहुत दूर जाओगे आप तो आएगा ओर्ट क्लाउड, और शायद ये हमारे सोलर सिस्टम की बॉर्डर भी है। तो क्यूपर बेल्ट आपने डायग्राम में देख लिया कहाँ है, किससे बना हुआ है, बिल्कुल। अब स्टेटमेंट को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। एजवर्थ क्यूपर बेल्ट लाइज बिटवीन अर्थ एंड मार्स। अर्थ और मार्स के बीच में तो एस्टेरॉयड बेल्ट भी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत। ये कहाँ है? बियॉन्ड नेपच्यून है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द सोलर विंड डिस्चार्ज रिसीव्ड बाय द अर्थ। क्या ये सोलर विंड डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे सोलर विंड डिस्चार्ज किसका काम है? सन का काम है। क्यूपर बेल्ट बीच में कहाँ से आ गया? तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन। आगे चलें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किसकी बात करता है? अर्थ पे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। कहाँ पर? अर्थ पे। भाई हम लोगों ने अभी तक बार बार देखा कि जो इनर प्लैनेट्स थे, जो सन के काफ़ी पास थे, उनका एटमॉस्फेयर ब्लो ऑफ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सन के पास थे, साइज छोटा था। अब अर्थ का भी चला गया था, तो फिर अर्थ में दोबारा कहाँ से आया? तो अर्थ में दोबारा एटमॉस्फेयर कैसे आया? उसी टॉपिक का क्या नाम है? इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कहाँ से आया, और एटमॉस्फेयर मतलब प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर कहाँ से आया। तो भाई ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये 3 स्टेज में हुआ है, स्टेज 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो जो पुराना एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हो गया, बिकॉज अर्थ नियर थी और उसका साइज छोटा था। तो पहली स्टेज में तो क्या हुआ? लॉस का काम हो गया। अब दूसरी स्टेज में अर्थ चूंकि उस समय आग का गोला थी, तो अर्थ के अंदर से बहुत सारी गैसेस आउटपोर हुई, बाहर आई, और वही गैसेस धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई? वही गैसेस धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई? कंडेंस होना शुरू हो गई। और कंडेंसेशन के कारण अर्थ पे क्या शुरुआत हो गई? रेनफॉल। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन कब होता है? जब क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स बनेंगे तो रेन होगी, तो उसके कारण रेन हो गई। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ बोलो? हॉट इंटीरियर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसी को बोलते हैं डी गैसिंग, आउटपोर हुई गैसेस। और धीरे धीरे सेकेंड स्टेज में जब एटमॉस्फेयर का क्रिएशन हो गया, तो धीरे धीरे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बाय लाइफ फॉर्म एटमॉस्फेयर वाज फर्दर चेंज। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटा सा टॉपिक था। फिर क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन ज्यादा करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। द टर्म एक्सोप्लैनेट्स ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज्ड फॉर। सिंपल है, अगर आपने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, हर चीज़ पढ़ने की नहीं होती है पर एग्जाम में आ जाती है, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चंस लगाना चाहिए। क्वेश्चन से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमको सीखने को मिल जाती हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं। तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। सो एक्सोप्लैनेट is a planet that does not orbit the sun and instead orbit a different star। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर ही क्या है? ए इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अदर देन अवर सन। कोई भी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं, बट वो हमारा सन नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला। यू विल नेवर सी मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सन 90 डिग्रीज पर कहाँ कहाँ फॉल करता है। तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फॉल करता है, मतलब 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्रीज साउथ तक फॉल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज। क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रॉपिकल एरियाज। अगर इसके ऊपर जाओगे तो भी कभी सन 90 डिग्री पर फॉल नहीं करेगा, इसके नीचे जाओगे तो भी सन 90 डिग्री पर फॉल नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं कहां पर सन 90 डिग्री पर फॉल नहीं करेगा। नेवर सी, ये बात ध्यान रखना है। लैटिट्यूड वेरी क्लोज टू द साउथ पोल, बिल्कुल अगर साउथ पोल के पास कोई ये लैटिट्यूड है तो यहाँ पर सन कभी 90 डिग्री पर फॉल नहीं करेगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं, बी में 1 नहीं है इसलिए चला जाएगा, डी में 1 नहीं है इसलिए ये चला जाएगा। 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट भी हमने कर दिए।
एनी लॉन्गिट्यूड टचिंग द नॉर्थ पोल। अरे भाई लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अगर ये अर्थ है सारे लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल पे खत्म होते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड का यही रहता है बिल्कुल। तो हर लॉन्गिट्यूड ट्रॉपिकल एरिया से तो गुजरता ही है, तो हर लॉन्गिट्यूड ट्रॉपिकल एरिया से गुजरता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज A1 ओनली। तो आपको ध्यान रखना है, इजी और बेसिक कंसेप्ट हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस पे। इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस भाई सिंपल है, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से टॉपिक को अपना क्लियर कर लेना। फिर भी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट इक्वल होती है। यहाँ पर ये पोजीशन दिख रही है, सन कहाँ पर डायरेक्टली फॉल कर रहा है, इक्वेटर पे। सन कहाँ फॉल कर रहा है, डायरेक्टली इक्वेटर पे। तो इक्विनॉक्स में डे और नाइट हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डे नाइट इक्वल होती है। फिर दूसरा कंसेप्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस मतलब सन डायरेक्टली कहाँ फॉल करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और समर सॉल्स्टिस मतलब रहता है जब सन डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में 6 महीने समर रहेगी, यहाँ पर साउथ पोल में 6 महीने समर रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये डायग्राम जो मैंने बताया ये किसका है भाई, ध्यान से देखो, साउथ पोल पे तो अभी डे है और नॉर्थ पोल पे रात है, मतलब ये किसका है, तो आप लोग बोलोगे समर सॉल्स्टिस का है। किसका है, समर सॉरी ये किसका है, समर, एक सेकेंड, साउथ पोल पर डे है। साउथ पोल पर डे कब होता है, तो वो होता है विंटर सॉल्स्टिस में। कब रहता है, विंटर सॉल्स्टिस में। तो अब ये कंसेप्ट मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तो आप देख लो, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इन अ सॉल्स्टिस only a particular tropic receive direct vertical rays of the sun unlike in equinox when the equator receive direct vertical rays of the sun। बिल्कुल करेक्ट है, इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे डायरेक्टली सनरेज आती है, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल दोनों जगह बराबर लाइट जाती है। और लेकिन सॉल्स्टिस में या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट डायरेक्ट आती है या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी तो हम लोगों के यहाँ समर रहेगी, तो हम उसको समर सॉल्स्टिस बोलेंगे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे दिसंबर का टाइम होगा तो हम उसको विंटर सॉल्स्टिस बोलेंगे। सॉल्स्टिस सेकंड बोल रहा है, सॉल्स्टिस इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ वेयर एज इक्विनॉक्स इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ये रॉन्ग है भाई, अर्थ का रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिवॉल्यूशन को कम इंपॉर्टेंस दिया हुआ, तो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग हो जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। अब ये डायग्राम है, क्लास 6 की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, आप लोग देख लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी अर्थ कैसे रोटेट करती है, प्रेजेंटली अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है हमारी अर्थ। तो जैसे ये अगर पूरी अर्थ का डायग्राम है, हम लोगों ने ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, जो लंदन से पास होती है, तो जो भी टाइम इसके डायग्राम अगर आपको ध्यान हो तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो भी ईस्ट वाला एरिया रहता है उसमें टाइम हमेशा प्लस में चलता है और जो वेस्ट में रहता है वो माइनस में चलता है। क्यों, क्योंकि अर्थ कैसे मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही मूव करती है। तो ये बोल रहा है अगर अर्थ उल्टा मूव करेगी तो अब क्या होगा, प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम। प्लेसेस वेस्ट, वेस्ट में प्लेसेस बिहाइंड तो अभी हैं, अगर उल्टा हो जाएगा तो प्लेसेस बिहाइंड नहीं होंगी, अहेड हो जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड नॉर्थवर्ड विल बी अहेड इन टाइम देन दोज लोकेटेड साउथवर्ड। भाई लॉन्गिट्यूड से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, लॉन्गिट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लॉन्गिट्यूड पे एक जैसा ही टाइम जोन चलता है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 गलत, 2 गलत, 2 बोथ भी गलत, आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन। अब नेक्स्ट भी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बोलते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी इजी है, अगर आप खुद से भी करेंगे तो हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ध्यान रखना, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड मतलब जो पैरेलल रहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेस गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल्स। बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, मान लो मैं 2 लॉन्गिट्यूड ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, जब वो इक्वेटर पर रहेंगे। भाई ऐसे ही रहती है अर्थ, ये एक लॉन्गिट्यूड, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, जब आप इक्वेटर पे रहोगे। तो यही वो स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये करेक्ट है हमारा। अब जहां जहां 1 नहीं है मैं हटा दूं, ये 2 ऑप्शन चले गए। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल ग्रोइंग फ्रॉम द इक्वेटर।
अब बात कर रहा है लैटिट्यूड्स की, तो ध्यान रखना द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। लैटिट्यूड क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होती है, राइट। अब आप पोल्स पे रहो या इक्वेटर पे, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा? दो लैटिट्यूड के बीच का हमेशा सेम रहेगा, तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं रहेगा, रिमेन्स सेम आएगा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली, दैट इज ए। अब आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं जल्दी से देख लेते हैं, खत्म हो गए हैं क्वेश्चन हमारे बिल्कुल। तो आज का सेशन आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे हम अब डेली सेशंस करेंगे, पूरी ज्योग्राफी को हम इसी प्रकार से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स, और जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इट विल बी इमेंसली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ये सभी की जिम्मेदारी है। थैंक यू।